सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हई की चप्पल पहनी और गायब। गैस, कामिनी प्रभा लीला शायद ही कोई लड़की बच्ची होगी जिसके यहां जाकर सुधा ऊधम न मचा आती हो और चार सुख दुख की बातें न कराती हो। बिंती को घूमना कम पसंद था। हां, जब कभी सुधा गेसु के यहां जाती थी तो बिंती जरूर जाती थी। उसे सुधा की सभी मित्रों में गेसु सबसे ज्यादा पसंद थी। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वे सुधा का ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंद्र 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था और उसने निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम के दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहां अक्सर ठाकुर साहब से भी मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफे इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था। शाम को वे घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब में से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंद्र ने दिया। पदक बहुत सुंदर था। जगमगाता हुआ स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। ईश्वर तुम्हें बहुत यशस्वी करे जीवन में। डॉक्टर शुक्ला ने पदक उसकी कमीज में अपने हाथों से लगा दिया। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया, अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और मां देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गांव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का? क्या करता है? लड़का शाहजहांपुर में है। घर के जमींदार हैं ये लोग। लड़का MA है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, एक दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के के गहने कपड़ों के और कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अच्छा, ब्राह्मणों में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ, सुधा से मिलाओ। वह सुधा के कमरे में आ गया। सुधा थी हो नहीं। वह आंगन में आया, देखा महाराजिन खाना बना रही है और बिंती बरामदे में बुरादे की अंगीठी पर पकौड़ियां बना रही है। आइए, बिंती बोली। दीदी तो गई हैं गेसू को बुलाने। आज गेसू की दावत है, पीढ़े पर बैठिएगा, लीजिए। एक पोढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिनती ने उसके हाथ में मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, ये क्या लाए? कुछ दीदी के लिए है क्या? ये तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहीं की। उसे क्या तमीज है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बात की तो अच्छा नहीं होगा। हां। उसे बिनती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी कर आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं, अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? अब ब्याह में 16 सिंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिनती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिनती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में ना फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामाजी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा हुआ सोचता रहा। बिनती भी कड़ाही में से पकौड़ियां निकाल निकाल कर थाली में रखने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह घी में पकौड़ियां डाल चुकी, तब भी वह वैसे ही गुमसुम बैठा सोच रहा था।